स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। माई सेल्फ विजय सिंह सिसोदिया, यूपीएससी एस्पायरेंट। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी की क्लासेज। भारत की जो राज व्यवस्था की जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो बुक है मैं आपको पूरी कंप्लीट करवाऊँगा। देखिए, ये जो बुक है वो स्पेशली तो सिविल सेवा यानी कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें यूज़ की जाती है। बाकी अगर आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस बुक के माध्यम से आप जो है पॉलिटी आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो बुक है, इस बुक को पढ़ने के बाद अगर आपको ये मान सकते हो कि कोई भी किताब पॉलिटी के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और कोई सा भी चैप्टर आपको जो है अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है बुक आपको पूरी कंप्लीट पॉलिटी की तैयारी करवा देगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है बुक, ये लक्ष्मीकांत का पंचम संस्करण है, और छठा जो संस्करण है उसमें कुछ ही टॉपिक्स ऐड हुए थे, जैसे जीएसटी काउंसिल का है, और भी जो है 4-5 टॉपिक ऐड हुए थे। तो वो जो टॉपिक्स थे वो मैं आपको अलग से करवा दूंगा। बाकी और सभी चीज़ें इस बुक में जो है वही छठे संस्करण में सेम है। तो चलिए फिर अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला जो चैप्टर होगा अपना इस बुक में अंदर वो होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। माने कि जो 1773 से लेकर के सन 1947 तक भारत के आज़ाद होने तक जितने भी जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए थे वो सभी इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में शामिल किए जाते हैं। तो पहला जो अपना चैप्टर होगा वो होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का, और जैसे ही अपन एक चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो है मैं आपके लिए 15 या 20 क्वेश्चन का फॉर्मेट लेके आऊँगा, और उस जो क्वेश्चन है उसके माध्यम से अपन जो टेस्ट देंगे तो अपन को तैयारी का पता भी चल जाएगा कि जो अपने टॉपिक कंप्लीट किया है वो उस टॉपिक के अंदर अपने कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए फिर अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के जो ऑल का बटन है उस पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि जब भी आपको नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको वो वीडियो आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, अपन जो है पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो चैप्टर होगा अपना होगा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का। फ्रेंड्स, ये जो बुक है वो मैंने कम से कम भी तो नहीं माने आप, तो कम से कम 30 बार तो मैंने इस बुक को पढ़ लिया है। उसके बाद मैं जो है आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारत में ब्रिटिश सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। ये कह रहा है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश जो है भारत में आए थे, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के प्रथम चार्टर द्वारा। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने चार्टर निकाला, और उस चार्टर के माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया। फिर यह कह रहा है कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे, 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार उसने प्राप्त कर लिए। ये कह रहा है कि सन 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार इस कंपनी ने प्राप्त कर लिए। देखिए, 1764 के अंदर बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध होने के बाद जब रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की तो उस संधि के तहत ही जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी के अधिकार उन्होंने प्राप्त किए थे व्यापारिक कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर ये कहा है कि 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्षतः अपने हाथों में ले लिया। यानी कि ये कह रहा है कि सन 1857 के अंदर जो है भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, और उस स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश जो सरकार है उसने जो है भारत में जो शासन का उत्तरदायित्व है अपने हाथों में ले लिया। फिर ये कह रहा है कि सन 1934 में एम.एन. राय भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता के दिए गए सुझाव को अमल में लाने के उद्देश्य से 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। यानी कि यह कह रहा है कि 1934 में एम.एन. राय भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता थे। उन्होंने जो है संविधान सभा के गठन का सुझाव रखा था, और उसी सुझाव के माध्यम से जो है संविधान सभा का गठन किया गया। और 1934 में तो उन्होंने सुझाव रखा, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, और 1950 में संविधान सभा
यानी कि 1950 में संविधान अस्तित्व में आया। तो देखिए अपना पहला एक्ट जो है स्टार्ट हो रहा है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ये कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया भारत में पहला कदम कौन सा था, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। ये कह रहा है कि कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को इस एक्ट के माध्यम से ही भारत में जो है मान्यता मिली। इस एक्ट की अगर विशेषताओं की अपन बात करें तो पहली विशेषता है बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद बना नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का भी गठन किया गया। ये कहा कि बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया और ऐसे पहले गवर्नर मान के ऐसे पहले कौन से बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये चीज़ बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से एक्ट के माध्यम से बंगाल का गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, तो वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। फिर दूसरा कह रहा है कि इसके द्वारा मद्रास और बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। ये कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन जो है मद्रास और बम्बई के गवर्नरों को कर दिया गया। और ये कह रहा है कि जबकि इससे पहले जो थे प्रेसिडेंसियों के सभी गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। फिर ये कह रहा है कि अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई और जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। देखिए भारत में सबसे पहला जो उच्चतम न्यायालय स्थापित किया गया था ना वो था कलकत्ता में ही स्थापित किया गया था और 1774 में भारत का पहला जो था ये कोर्ट था जो 1774 में स्थापित किया गया था। चलिए अपन फिर आगे चलते हैं। फिर देखिए ये कह रहा है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया। ये कह रहा है कि इस एक्ट के माध्यम से फिर कंपनी के जो कर्मचारी थे उनको निजी व्यापार और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर ये कह रहा है कि सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। ये कह रहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो था ब्रिटिश सरकार का उसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण को सशक्त किया गया और राजस्व नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी भी कंपनी को ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। तो ये इसके प्रावधान थे। अब दूसरा अपना एक्ट स्टार्ट हो रहा है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना उससे पहले भी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम के माध्यम से 1781 में जो है एक अधिनियम में आया था। देखिए कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 73 की कंपनियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया। इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है और इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया था। तो अब ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और इसके प्रावधानों के ऊपर हम बात करें तो पहला प्रावधान है कि इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य को पृथक पृथक कर दिया। ये कह रहा है कि कंपनी के जो राजनीतिक कार्य मानी राजनीतिक जो 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 संबंधित कार्य थे और वाणिज्यिक व्यापार से जो संबंधित कार्य थे उनको इस एक्ट के माध्यम से पृथक किया गया। फिर ये कह रहा है कि इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अधीक्षण की अनुमति दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। ये कह रहा है कि निदेशक कंपनी के जो व्यापारिक जो कंपनी के मामले थे उनको अधीक्षण करने के लिए तो निदेशक मंडल को अधिकार दिया गया, जबकि राजनीतिक जो मामले थे उनके प्रबंधन के नियंत्रण बोर्ड के नाम से एक नए निकाय का गठन किया गया। इस प्रकार द्विवेद शासन की व्यवस्था का शुभारंभ भी किया गया। तीसरा प्रावधान कह रहा है कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का नियंत्रण वह अधीक्षण करे। ये कह रहा है कि नियंत्रण बोर्ड को यह भी शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार और राजस्व गतिविधियां जो थी उनका अधीक्षण और नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम 2 कारणों से महत्वपूर्ण था।
पहला तो था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि निम्नलिखित में से ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, तो वो होगा 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे अपन 2 एक्ट। नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो अपन इतनी ही रखेंगे, ज़्यादा लंबी वीडियो अपन नहीं रखेंगे, ताकि आप आराम से जो है कभी भी शॉर्ट वीडियो में आराम से रिवाइज कर सकें। और नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे, देखिए इसमें तो 1833 का चार्टर एक्ट दे रखा, 1813 का चार्टर एक्ट इसमें दिया नहीं है, लेकिन 1813 का चार्टर एक्ट भी आया था, और उस एक्ट के साथ ही अपन नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल जो है उसमें इसको शेयर करें, ताकि जो भी पॉलिटी से जूझते हैं या जो भी पॉलिटी से घबराते हैं कि पॉलिटी उनको समझ में नहीं आती, तो वो आराम से अपनी पॉलिटी तैयार कर सके। और कंप्लीट पॉलिटी आपको जो है मैं कंप्लीट करवाऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।